सो वेलकम टू वेडनेसडे फाइनल एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में अब तक देखा कि वेडनेसडे बहुत कोशिश कर रही है कि वो उस अनजान मॉन्स्टर और उससे जुड़े राज का पर्दाफाश कर सके, लेकिन ऐसा करने में वो बार बार फेल होती जा रही है। और तो और अब उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी है और वो ठान लेती है कि वो उसे ढूंढ कर ही रही। अब आगे वेडनेसडे में दिखाया जाता है कि मेयर को जिस कातिल ने कार से उड़ाया था वो उसे हॉस्पिटल में आकर उसका खेल फुल एंड फाइनल एंड कर देता है, जिसके बाद उसके फ्यूनरल में वहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वही वेडनेसडे किसी अनजान को वहाँ देखती है और फिर वो उसका पीछा करती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक शॉक की पावर होती है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे को पहली बार, जो बहुत खुश थी क्योंकि उसके सामने होता है उसका अंकल फेस्टर। फिर फेस्टर उसे बताता है कि वो आज ही यहाँ आया है क्योंकि उसने वेडनेसडे के डैड से यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में सुना था, इसलिए वो यहाँ आ गया है। लेकिन उसका असली कारण यहाँ आने का कुछ और ही होता है, जो एक सस्पेंस है। लेकिन फेस्टर उससे बोलता है कि उसे यहाँ कुछ दिनों तक छुप कर रहना होगा। फिर वेडनेसडे उसे यूजिन के बी फॉर्म में ले जाती है। फिर वहाँ फेस्टर उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो वेडनेसडे उसकी तस्वीर उसे दिखाती है। फिर फेस्टर उसे बताता है कि उसे हाइड कहते हैं और फिर वो वेडनेसडे को बताता है कि इस जैसे मॉन्स्टर को उसने पहले भी देखा है। और ये बोलकर वो उसे बताता है कि एक लड़की जिसका नाम ओल्गा था वो अचानक ही मॉन्स्टर यानी हाइड में बदल गई थी, जिसने कईयों को फिर मार डाला। फिर वेडनेसडे बोलती है कि क्या वो किसी के काबू में होते हैं, जिसके बारे में फेस्टर बताता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। फिर वेडनेसडे बोलती है कि हाइड के बारे में स्कूल में कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर इस बात पर फेस्टर बोलता है कि क्या तुमने नथानियल फॉकलर की डायरी पढ़ी है, और जिससे वेडनेसडे अनजान होती है। फिर फेस्टर उसे बताता है कि फॉकलर ने नेवरमोर स्कूल खुलने के पहले सारे आउटकास्ट की लिस्ट तैयार की थी जो नाइट सेट्स लाइब्रेरी में है। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से बोलती है कि आज रात वो लाइब्रेरी में चलेंगे, और जाते जाते वेडनेसडे बोलती है कि अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा उसके पकड़े जाने का इनाम वो ही रखेगी। अब क्योंकि फोस्टर एक भगोड़ा होता है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। अब आगे एनिड ने वेडनेसडे को रूम में अकेले छोड़कर दूसरे रूममेट के साथ रहने तो चली गई थी, लेकिन वो बार बार किसी बहाने से वहाँ अपना सामान ढूंढने के बहाने से बार बार आया करती थी। और ऐसा लग रहा था कि एनिड को वेडनेसडे को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वही वेडनेसडे बोलती है कि वो यहाँ बार बार ना आए क्योंकि उसे यहाँ अकेला अच्छा लग रहा है। फिर आगे अब वेडनेसडे सीक्रेट सोसाइटी चैम्बर की ओर जाती है, जहाँ जेवियर भी उसे वहाँ मिलता है। फिर जेवियर उसे वहाँ आने की वजह पूछता है तो वो उसे बोलती है कि वो यहाँ उस मॉन्स्टर के बारे में जानने आई है। लेकिन जेवियर उसे बताता है कि वो उसे यहाँ पहले ही ढूंढ चुका है और उसके बारे में उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब वेडनेसडे जेवियर को नजरअंदाज करती है तो जेवियर उससे पूछता है कि उसने हमेशा से ही उसका भला चाहा और उसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसका कारण है कि जब भी उस मॉन्स्टर का हमला हुआ है वो हमेशा से उस घटना के आसपास पाया गया है, और वेडनेसडे का मानना था कि हो सकता है कि वही मॉन्स्टर हो। फिर जेवियर उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसने उसे क्यों नहीं मारा, तो वेडनेसडे उसे बोलती है कि हो सकता है कि वो उसे पसंद करता हो इसलिए उसने उसे नहीं मारा। फिर जेवियर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर फेस्टर वहाँ किसी कोने में काफी देर से छुपा हुआ था। फिर वहाँ थिंग भी आ गया था जो फेस्टर से किसी बात पर गुस्सा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। फिर वेडनेसडे थिंग को उसे छोड़ने के लिए बोलती है, और आगे फिर फेस्टर वहाँ एक गुप्त लॉकर को देखता है जिसे थिंग आसानी से खोल देता है, और वहाँ उन्हें फॉकलर की वो डायरी मिल गई थी। फिर उस डायरी में बहुत से मॉन्स्टर के साथ उन्हें वहाँ हाइड के बारे में भी पता चल गया था कि हाइड को काबू करने वाला और उसे हाइड बनाने वाला कोई उसका मॉन्स्टर है जो उसे अपने काबू में किया हुआ है, और वो मॉन्स्टर जिससे चाहे उस मॉन्स्टर से उसे मरवा सकता है। फिर आगे वेडनेसडे जेवियर का पीछा करती है क्योंकि वेडनेसडे को पूरा शक था कि वो ही मॉन्स्टर है, तो वो फेस्टर के साथ मिलकर जेवियर पर ट्रैकर की मदद से अब उसका पीछा करती है ताकि उस हाइड को कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर तक पहुंचा जा सके। फिर फेस्टर अपनी स्पेशल बाइक से वेडनेसडे को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो बिल्कुल एक डॉग स्टाइल वाली बाइक होती है जिस पर बैठकर वो निकल पड़ते हैं जेवियर के पीछे। फिर वो आगे देखते हैं कि जेवियर डॉक्टर वैलेरी से मिलता है और वो उसके साथ बैठकर कहीं निकल जाता है। फिर वेडनेसडे विम से डॉक्टर वैलेरी के बारे में बात करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वैलेरी भी पहले से ही वहाँ मौजूद थी, जो वेडनेसडे को बोलती है कि उसे उसकी रिपोर्ट आगे कोर्ट को पेश करनी है कि उसमें कितना सुधार आया है। तो वेडनेसडे बोलती है कि मुझ में बहुत सुधार आया है और हो सकता है कि वो आगे अब शायद लोगों से गले भी लगने लग जाए। फिर वेडनेसडे बोलती है कि क्या वो हिप्नोथेरेपी जानती है ताकि वो इस्तेमाल कर उसे ठीक कर सके, और ऐसा वेडनेसडे इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि अब वेडनेसडे को डॉक्टर पर ही शक होने लग गया था और उसका मानना था कि वो डॉक्टर ही है जो हाइड की मॉन्स्टर है। फिर आगे वो टाइलर से मिलती है
और उसे अपने अंकल फेस्टर से भी मिलवाती है और वो भुक्कड़ उसकी पूरी सॉस की बोतल को खाली कर चुका था और उसे दोबारा भर के लाने के लिए बोलता है। खैर फिर आगे वेडनेसडे उसे हाइड के बारे में बताती है और टाइलर उसे बताता है उसने उसे ही उस रात को देखा था। लेकिन वहाँ टाइलर का डैड भी आ जाता है और वहाँ से फेस्टर किसी जादू की तरह 9-2-11 हो चुका था। और फिर सैरी फेस्टर से पोस्टर दिखाकर बोलता है कि ये एक बहुत बड़ा बैंक रॉबर है जिसके पोस्टर आज हर जगह लगाए जाएंगे क्योंकि वो यहाँ आकर कहीं छुपा हुआ है। लेकिन टाइलर और वेडनेसडे दोनों इस बारे में कुछ भी उसे नहीं बताते हैं। फिर टाइलर वेडनेसडे को डेट पर आने के लिए बोलता है, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि उसके पास बहुत से काम है, जैसे कि उस मॉन्स्टर को ढूंढना, और वो स्कूल से बाहर भी नहीं आ सकती है। फिर टाइलर उससे बोलता है कि उसे वो क्रैकस्टोन की गुफा में आकर मिले। फिर वो टाइलर से रात में वहाँ मिलती है जहाँ टाइलर ने वहाँ की जगह को बहुत अच्छे से सजाया था और वहाँ वो उसे एक फिल्म दिखा रहा होता है जो किसी तरह की बार्बी की तरह मूवी थी और उसे देखकर वेडनेसडे घबराने लगती है क्योंकि उसे कलर से एलर्जी होती है। वहीं पुलिस को फेस्टर की बाइक मिल गई थी और वो वहाँ उसे ढूंढ रहे होते हैं और शेरिफ फिर उसे ढूंढते हुए क्रैकस्टोन की गुफा तक आ पहुँचता है जहाँ उसे टाइलर और वेडनेसडे मिलते हैं जो डेट पर वहाँ आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो शॉक में था और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वेडनेसडे वापस आती है तो वहाँ उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था और वो डायरी भी वहाँ से गायब होती है और वो देखती है कि थिंक को भी वहाँ किसी ने मार दिया है। फिर ये देखकर वेडनेसडे फौरन उसे लेकर वहाँ बचाने के लिए फेस्टर के पास जाती है जो उसे शॉक थेरेपी देकर थिंक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शॉक थेरेपी उस पर काम नहीं कर रही होती है और ये देखकर वेडनेसडे बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। तो वो अपने अंकल से फिर से दोबारा शॉक थेरेपी देने के लिए बोलती है और इस बार थिंक में जान आ जाती है, जिसके बाद वो थिंक से पूछती है कि किसने उसका ऐसा हाल किया। तो थिंक बताता है कि उस पर पीछे से हमला हुआ था। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगी नहीं और फिर वेडनेसडे इस सब के बारे में विम्स से बताती है। फिर विम्स को उस डायरी के बारे में पता होता है तो वेडनेसडे उससे बोलती है कि फिर तो उसे हाइड के बारे में भी पता ही होगा। फिर तभी विम्स मैरिलिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो वेडनेसडे को बताती है कि फॉकनर ने हाइड के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो खुद भी उसका शिकार हो गया था। इसके बाद से हाइड के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जान पाया है। लेकिन विम्स उसे बताती है कि उसे पता था कि यहाँ एक हाइड मौजूद है, लेकिन उसने सबसे ये छुपाया ताकि इस सबसे स्कूल बचे रहे, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलेगी तो नेवरमोर एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा। फिर आगे वेडनेसडे से बियांका मिलती है और उसे मेयर के कातिल के बारे में कुछ पता चला था। तो वो और मेयर का बेटा लूकस उसे बताते हैं कि लास्ट टाइम मेयर लॉरेल के बारे में रिसर्च कर रहा था जो मर गई थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। फिर उन्हें सबूत मिला था लॉरेल ने ही नाम बदलकर अपने घर को खरीदा है और वो यहाँ वापस आई है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके और उसके बदले में मेयर, वेडनेसडे की फैमिली और पूरा नेवरमोर शामिल है। फिर वेडनेसडे आगे डॉक्टर वैलेरी से मिलती है और उसे लॉरेल का वो बॉक्स उसे दिखाकर बोलती है कि वो ही लॉरेल है जिसने हाइड को जगाया है और जेवियर जिसे वो हाइड में बदलती है, जिसके जरिए वो सभी को मरवा रही है। फिर डॉक्टर बोलती है कि वो इसका इलाज अब और नहीं कर सकती और उसे बोलती है कि अब तुम्हें वो सीधा साइकेट्रिक संस्था में रखकर इलाज करवाने की बात करती है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, उस संस्था को वो कुछ समय बाद खुद ही चलाने लग जाएगी और उसे ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर ये सब वेडनेसडे के बारे में विंस को बता रही होती है, लेकिन तभी वहाँ हाइड एक रूम से निकलकर डॉक्टर पर ही हमला कर देता है और वो मारी जाती है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि अब बहुत हुआ और वो सीधा अब जेवियर के पास जाकर बोलती है कि उसी ने थिंक पर हमला किया था उस चाकू से, और वो उसे डॉक्टर की तस्वीर भी दिखाती है जिसके चेहरे पर हाइड के पंजे के निशान थे जिसे जेवियर ने ही बनाया था। लेकिन फिर जेवियर उसे अपने बारे में सफाई देता है। तभी वेडनेसडे उसे वहाँ यूजिन, रोवन और डॉक्टर वैलेरी के सामानों को दिखाकर बोलती है कि फिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जेवियर उसे बोलता है कि ये सब यहाँ किसी ने रखा है और वहाँ अचानक फिर पुलिस आ जाती है और वो जेवियर को उन सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। फिर जेवियर उसे बोलता है कि तुम ही हो जो उसे जानबूझकर फंसा रही है। फिर आगे एनीडा रूम में लौट आती है और वो बोलती है कि वो जब यहाँ नहीं थी तो किसी ने थिंक को चाकू मार दिया और अगर वो यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। फिर वो टाइलर के बारे में पूछती है कि उसके साथ डेट का क्या हुआ। तो वेडनेसडे बोलती है कि उसके बीच में कोई आ गया था। तो एनीड उसे बताती है कि टाइलर की आज रात लेट नाइट शिफ्ट है और उसे वहाँ उसे जाकर मिलना चाहिए। फिर वेडनेसडे टाइलर से मिलती है जहाँ वो पहली बार किस करते हैं, लेकिन तभी अचानक वेडनेसडे को साइकिक विजन आता है और वो उसे नजर आता है कि टाइलर ही वो हाइड है जो सब लोगों को मार रहा है। जिसके बाद वो शॉक में होती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ आगे एपिसोड में अब वेडनेसडे टाइलर को फिर से मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाई थी और बियांका उसे बेहोश कर देती है। और फिर टाइलर को एक जगह बांध दिया जाता है और वो जगह थी जेवियर की, जहाँ टाइलर बोल रहा होता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है
तो वेडनेसडे उसे एक तस्वीर को दिखाती है जिसमें उसकी मॉम भी थी और वो एक आउटकास्ट थी और वो भी एक हाइड ही होती है, जिस कारण से वो भी एक आउटकास्ट और हाइड बना आगे चल के, जिसे बदलने के लिए वो अपने हथकंडे अपनाती है। लेकिन बाकी सब ये देखकर वहाँ उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और विम्स के पास वो वेडनेसडे की शिकायत कर देते हैं। फिर विम्स सीधा शेरिफ को वेडनेसडे की इस हरकत के बारे में बता देती है, जिसके बाद शेरिफ आकर वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन शेरिफ फिर उसे छोड़ देता है और उस पर किडनैपिंग का केस भी नहीं करता। फिर वेडनेसडे बोलती है कि उसे ये पता है कि उसका बेटा एक हाइड है और वो शेरिफ से बोलती है कि वो उसे भी नहीं बख्शेगा। फिर टाइलर वेडनेसडे को वहाँ कुछ बात करने के लिए रोकता है और वो उसे वहाँ बताता है कि वो ही हाइड है और बचपन में उसे हाइड बनने के बाद कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन समय के साथ बड़े होने पर उसे सब कुछ याद रहने लगा। और वो बोलता है कि लोगों को मारने और उसकी चीखी सुनने में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर आगे अब वेडनेसडे को इस सब के बाद विम्स ने स्कूल से निकाल दिया था और कल सुबह उसे घर भेजा जा रहा है, लेकिन वो बताती है कि टाइलर ही हाइड है और उसने उसे ये खुद बताया है। लेकिन अब विम्स कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर अब वेडनेसडे जेवियर से मिलती है और उसे बोलती है कि उसे पता चल गया है कि टाइलर हाइड है, क्योंकि जब उसने उसे किस किया तो उसे सब कुछ पता चल गया। और ये सब बताकर वेडनेसडे उसकी मदद लेने आई थी ताकि वो उसकी स्केचेस से उसके बारे में जान सके। और टाइलर को किस वाली बात सुनकर वेडनेसडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। और वो वेडनेसडे से बोलता है कि टाइलर और वो उसे यहाँ बंद कर खुद एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो उस तस्वीर को दिखाकर कुछ बताने लगती है, लेकिन जेवियर उसे बोलता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर आगे वेडनेसडे अब सबसे अलविदा लेकर वहाँ से जाने लगती है और अब यूजिन को भी होश आ चुका था और वेडनेसडे उससे माफी मांग रही होती है कि वही उसकी हालत की जिम्मेदार है। लेकिन यूजिन उससे बोलता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड ने वो हमला किया था। फिर यूजिन बताता है कि हाइड की गुफा में जिसने आग लगाई थी उसके बूट का कलर काला नहीं बल्कि लाल था, जिसके बाद वेडनेसडे को अब किसी पर शक हो गया था। और फिर आगे मिस मैरिलिन को दिखाया जाता है जो लाल बूट पहने अपनी क्लास में होती है। फिर वहाँ वेडनेसडे आती है और मैरिलिन से बोलती है कि टाइलर ने उसे सब बता दिया है कि वो ही उसे काबू करती आ रही है। और वेडनेसडे उसे बताती है कि उसने टाइलर को उसकी माँ के बारे में बताकर उसे इमोशनल किया, जिससे धीरे धीरे वो उसे काबू करने लगी। फिर अब मैरिलिन अपनी सच्चाई को मान लेती है और वो टाइलर से बोलती है कि वो वेडनेसडे को मार दे। और मैरिलिन वेडनेसडे को बताती है कि उसने टाइलर को स्टेशन पर उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वेडनेसडे बताती है कि वो तो स्टेशन तक पहुंची ही नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइलर नहीं बल्कि वहाँ विम्स थी। लेकिन अब जबकि मैरिलिन का राज वहाँ खुल चुका था तो मैरिलिन एक जहरीली इंजेक्शन निकालकर विम्स को लगा देती है और बोलती है कि उसका असली नाम लॉरेल है। जिसके बाद विम्स वहाँ मारी जाती है और पीछे से लॉरेल वेडनेसडे को भी बेहोश कर देती है। और फिर वहाँ यूजिन एनिड को फोन करके बोलता है कि वेडनेसडे विम्स को मैरिलिन की सच्चाई बताने गई थी, जिसके बाद वेडनेसडे का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। फिर एनिड को धींगाकर बताता है कि विम्स मारी गई है और वेडनेसडे को मैरिलिन अपने साथ ले गई है क्रैकस्टोन की गुफा में। फिर वेडनेसडे को वहाँ जंजीरों से बांध दिया जाता है, जहाँ टाइलर भी उसके साथ होता है। फिर वहीं लॉरेल को दिखाया जाता है जहाँ बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन के कब्र के चारों तरफ रखा होता है और वो बताती है कि उसका परिवार क्रैकस्टोन का ही वंशज है और वो और उसका परिवार हमेशा से क्रैकस्टोन के सपने को साकार करने के लिए जीते आ रहे हैं, और जो था नेवरमोर और आउटकास्ट को खत्म करना। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो ब्लैक मैजिक बुक से उसे फिर से जिंदा करने वाली है और इसीलिए उसने यहाँ चारों तरफ बॉडी पार्ट्स को जमा किया हुआ है। और वेडनेसडे को पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक की बुक उसी ने चुराई होती है। और फिर लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि वो ही की है जिससे क्रैकस्टोन वापस से जागेगा और सारे नेवरमोर वालों को खत्म करेगा। लेकिन उसके लिए उसे गुडी एडम की ब्लड की जरूरत थी, क्योंकि गुडी एडम ने क्रैकस्टोन पर श्राप दिया था अपने खून की मुहर लगाकर, जिसे तोड़ने के लिए उसकी ब्लड की जरूरत उसे पड़ने वाली थी। और वो वेडनेसडे को बताती है कि उसमें गुडी एडम का प्योर ब्लड है, क्योंकि वो उसकी वंशज है। और आज क्योंकि ब्लड मून की रात होती है और ये वही समय था जिसमें क्रैकस्टोन को फिर से जगाया जाए, तो लॉरेल फिर ये काम अब शुरू करती है वेडनेसडे के ब्लड से और ब्लैक मैजिक की बुक से एक मंत्र बोलती है, जिसके बाद वहाँ बहुत सी बिजली चमकने लगती है और वहाँ फिर प्रकट होता है क्रैकस्टोन। फिर वेडनेसडे को वो देखता है और उसे देखकर फिर गुडी एडम की उसे याद आ जाती है, क्योंकि वेडनेसडे बिल्कुल गुडी एडम की ही तरह लगती थी। लेकिन क्रैकस्टोन उसे वहाँ मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर एनिड वहीं सभी नाइट शेड्स वालों की मदद लेती है,
जहाँ वो जेवियर से नाराज होती है कि उसने नाइट सेट्स के बारे में उसे नहीं बताया। फिर वहाँ पुलिस स्टेशन में हाइड ने सभी पुलिस की गाड़ियों के पहियों को काट दिया था ताकि कोई भी पुलिस वाला कहीं भी मदद के लिए नहीं पहुँच पाए। और वहीं वेडनेसडे के पास कुडी एडम आकर बोलती है कि उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट एक ताबीज है जिसकी मदद से वो उसे ठीक कर देगी। और वो बताती है कि क्रैकस्टोन को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर छुरा घोंप दे। वो बोलती है कि उसे ठीक करने के बाद उसे वो कभी नहीं देखेगी। फिर वो वेडनेसडे को ठीक कर वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं एनिड थिक के साथ वेडनेसडे को ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक वो अब एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है। और फिर आगे वेडनेसडे को टाइलर आकर पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एनिड जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी वो वेडनेसडे को आकर बचा लेती है। अब हाइड और एनिड की वहाँ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ एनिड उसे कड़ी टक्कर दे रही होती है और वो टाइलर को बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। फिर टाइलर का पिता उसे वहाँ आकर ले जाता है और वहीं एनिड भी वापस से बदल जाती है। वहीं क्रैकस्टोन और लॉरेल आकर स्कूल वालों पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन फिर वहाँ अचानक वेडनेसडे आ पहुँचती है और क्रैकस्टोन वहाँ उसे देखकर शॉक में था कि उसने तो उसे मार दिया था। फिर वो बच कैसे गई और अचानक वहाँ जेवियर भी आकर वहाँ उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रैकस्टोन उसका तीर उसी पर चला देता है, लेकिन वो तीर वेडनेसडे खुद पर ले लेती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर वो क्रैकस्टोन पर हमला करती है। फिर आगे लड़ते हुए वेडनेसडे की तलवार टूट जाती है, लेकिन फिर बियांका पीछे से आकर उस पर अटैक करती है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे कि गुडी ने बताया था वेडनेसडे को उसके दिल पर हमला करने के लिए, जिससे वो मारा जाता, और वेडनेसडे वैसे ही करती है और क्रैकस्टोन वहाँ मारा जाता है। अब फिर वहाँ लॉरेल बच गई थी और वो आकर फिर बोलती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट को खत्म ना कर सके, लेकिन वो तुम्हें जरूर मार देगी। लेकिन तभी वहाँ यूजिन अपने पालतू बीस के साथ वहाँ आ गया था और वो बीस लॉरेल पर टूट पड़ती है, जिसके बाद ये लड़ाई वेडनेसडे वहाँ जीत गई थी। फिर आगे एनिड को सब खून में लथपथ देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी वो वेडनेसडे को देखती है और वो जाकर वेडनेसडे के गले लग जाती है। और फिर वेडनेसडे जो किसी को भी गले लगना पसंद नहीं करती थी, वो एनिड को गले से लगा लेती है। फिर आगे अब वेडनेसडे अपने घर जा रही थी और वो विंग्स के बारे में बोलती है कि वो एक अच्छी प्रिंसिपल थी और इस स्कूल पर कुर्बान हो गई। वहीं वो जेवियर से भी मिलती है, जिसको अब सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। और क्योंकि वेडनेसडे ने उसे बचाने के लिए क्रैकस्टोन का फेंका तीर अपने ऊपर लिया था, तो वो वेडनेसडे को माफ कर चुका था उस पर आरोप लगाने के लिए और जेल में भिजवाने के लिए, और वो उसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। फिर वेडनेसडे अब अपने घर जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में देखती है कि उसे एक मैसेज आया है जिसमें कोई उसकी जासूसी कर रहा है और उसे मारने की धमकी भी दे रहा है। वहीं हम देखते हैं टाइलर को कहीं स्पेशल सेल में ले जाया जा रहा है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको मेरी एक्सप्लेन्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।